सभी साथियों को नमस्कार। संविधान सभा हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर हमने उसका पढ़ा था, उसको समझा था। अभी संविधान सभा के कुछ बचे हुए कुछ फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और एक एक चीज़ को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो फैक्चुअल चीज़ें हमें याद रखनी हैं। उन चीज़ों पे जो फैक्ट्स हैं उनको याद रखना है बस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा हमने देखा था कि संविधान को बनाने के लिए जिन कुछ चुनिंदा लोगों का जो समूह बना था, जो सभा बनी थी, उसको हमने संविधान सभा कहा था। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि संविधान सभा का कार्य न केवल संविधान का निर्माण करना था, जब तक संविधान नहीं बना, या यूं कहें कि जब तक हमारी जो मेन संसद, जो परमानेंट संसद थी, वो नहीं बनी, तब तक एक अंतरिम संसद के रूप में भी संविधान सभा ने कार्य किया था। ठीक है, हो सकता है ये भाषा की कुछ लोगों को समझ में नहीं आई हो। देखिए, मान के चलो संविधान सभा अपना कार्य कर रही है। संविधान सभा क्या कार्य कर रही है? संविधान को बना रही है। एक काम उसका ये हुआ। दूसरी तरफ अब देश में जो शासन करना है, देश में एक सरकार की तरह काम करना है, ठीक है। अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, जस्ट हमें आज़ादी मिली है, हमने संविधान के ऊपर कार्य करना शुरू किया है। तो दूसरा कार्य सरकार की तरह काम करना, कानून बनाना, एक संसद की तरह कार्य करना, ये कार्य भी संविधान सभा का था, ठीक है। इतनी बात समझ। तो दो कार्य हुए संविधान सभा के। एक कार्य क्या हुआ कि संविधान का निर्माण करना, दूसरा कार्य क्या हुआ, एक संसद की तरह कार्य करना, एक सरकार की तरह कार्य करना। दोनों बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम कुछ फैक्चुअल चीजें जो लिखी हुई हैं उनको फिर ध्यान देते हैं वन बाय वन। पहली बात इसमें लिखी हुई है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। विजिबिलिटी अगर ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946 को। ये डेट हमें अब याद हो जानी चाहिए अच्छी तरीके से। कैसे? क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को वो दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के जितने भी लोग चुन करके आए थे, हमने कहा था 389 कुल सदस्य थे, ठीक है। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उसमें से सदस्यों की संख्या घट गई थी। घट के कितनी रह गई थी? 299। हम बातें करेंगे आगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो होती है वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या क्या हुआ? सबसे पहली बात इस डेट में याद रखेंगे, पहली बैठक जब हुई इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि भाई हम इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? वो चाह रहे थे कि हमारे लिए अलग से संविधान बने, क्योंकि वो मुस्लिम लीग पहले से ही तय कर चुकी थी, जिन्ना पहले से ये तय कर चुके थे कि हमें एक अलग राष्ट्र की मांग करनी है, एक अलग राष्ट्र हमें चाहिए जो कि मुस्लिम बाहुल्य होगा, स्पेशली मुस्लिमों के लिए आरक्षित रहेगा वो क्षेत्र। या यूँ कहें कि वो पाकिस्तान उन्होंने पहले ही बना लिया था अपनी सोच के मुताबिक, ठीक है। तो वो ये चाह रहे थे, इस दिन को वो ये चाह रहे थे कि हम इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें ये भारत वाला पाकिस्तान मंजूर नहीं है, ठीक है। हम अलग राष्ट्र बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे, उस देश का अलग से संविधान होगा, ठीक है। उस राष्ट्र का नाम क्या होगा? पाकिस्तान नाम होगा। अब देखिए, एक बात ये हुई। दूसरी बात, ये पहली बैठक हुई कहाँ? पहली बैठक हुई कहाँ? राजधानी आज भी दिल्ली है, ठीक है। उस समय काउंसिल ऑफ चैम्बर, दिल्ली में काउंसिल ऑफ चैम्बर जो था उसके पुस्तकालय भवन में ये बैठक हुई थी, ठीक है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए कि कहाँ हुई थी। ये आपसे इतनी डीपली मेरे हिसाब से कोई नहीं पूछा। ये पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई? आपको सिंपली याद रखना है दिल्ली में हुई, ठीक है। दिल्ली में हुई संविधान सभा की पहली बैठक। कितने सदस्यों ने भाग लिया? टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया। टोटल सदस्य कितने थे? 389। 389 सदस्यों में से भी भाग कितने सदस्यों ने लिया? 211 सदस्यों ने ही भाग लिया उसमें। अगली बात, इस बैठक में और क्या खास बात हुई? इस बैठक में एक खास बात ये हुई, जब कोई बैठक होगी तो बैठक में क्या निर्णय लिए जाएंगे? बैठक में बातचीत होगी। तो जो बैठक में निर्णय लिए जाएंगे, बैठक में बातचीत होगी, उसके लिए कोई अध्यक्ष चाहिए जो सही गलत का निर्णय कर सके। तो अब अध्यक्ष किसको बनाए? ऐसे भी किसी को अध्यक्ष नहीं बना सकते। तो हमने अध्यक्ष एक बुजुर्ग आदमी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, काफी एक्सपीरियंस्ड आदमी थे, वो अनुभव वाले व्यक्ति थे। तो उनको हमने टेम्पररी तौर पर बना लिया कि भाई चलो आज की मीटिंग हमें करनी है, आज के लिए हम इनको बना देते हैं। अस्थायी तौर पर, स्थायी नहीं, अस्थायी तौर पर। तो अस्थायी तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अपॉइंट किया गया एक अध्यक्ष के रूप में।
इतनी बात हुई क्लियर। 3 बातें हुई इसमें। 9 दिसंबर 1940 को 3-4 बातें जो ध्यान रखनी है। पहली बात, संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। कहाँ हुई है? दिल्ली के पुस्तकालय भवन में, काउंसिल ऑफ चैम्बर वाले में, ठीक है। 2 बात हो गई। तीसरी बात, इसमें क्या किया? इसमें हमने अस्थायी अध्यक्ष को चुना। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चौथी बात क्या है इसमें? टोटल कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया? 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। इतनी बात समझ? टोटल 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। ये 211 सदस्य, ठीक है। अगली बात क्या है याद रखने वाली? 2 दिन बाद में, इसके 2 दिन बाद में, 2 दिन बाद, तो 9 तारीख के 2 दिन बाद में तारीख कौन सी आएगी? 11 तारीख। 11 दिसंबर को क्या हुआ है? देखो, 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा ने सोचा कि यार ऐसे बार बार हम अस्थायी अध्यक्ष कहाँ तक रखेंगे, ठीक है, तो हम क्यों ना स्थायी अध्यक्ष रखें। तो इन्होंने क्या काम किया? स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया। वो किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 9 दिसंबर वाली मीटिंग में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इस वाली मीटिंग में स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन लिया, ठीक है। ये बातें बहुत कम लोगों को पता होती है, पता होंगी बहुत सारे लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन लोग अक्सर कम ध्यान देते। आपको अध्यक्ष के साथ साथ में उपाध्यक्ष भी क्या होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो पैटर्न पहले वाला नहीं रहा, कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। अब अध्यक्ष के बजाय वो उपाध्यक्ष भी, 1-2 मैंने एग्जाम देखे हैं, उनमें उपाध्यक्ष का नाम पूछा हुआ है। तो इसमें 2 उपाध्यक्ष हुए, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 डॉक्टर HL मुखर्जी और एक VT कृष्णमाचारी, ठीक है। 2 उपाध्यक्ष हो गए। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से हैं? डॉक्टर HL मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। इतनी बात समझ आई। उसके बाद में देखिए, इसके बाद में आप एक थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। एक बहुत सारी रियासत थी, हमने कहा था कि हमने टोटल 93 सीट्स रियासतों के लिए, देसी रजवाड़ों के लिए रिजर्व की थी कि भाई 93 जो सीट होंगी वो देसी राजा, यहाँ से जो देसी राज्य जो हैं, रियासत जो हैं, वहाँ से प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, और चुन करके क्या आएंगे? वो मनोनीत होकर के आएंगे डायरेक्टली। तो एक ऐसी भी रियासत थी जिसने संविधान सभा का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया था, तो यूँ कहें कि संविधान सभा में उसने हिस्सा ही नहीं लिया, कि भाई हम, उनकी नाराजगी थी कि भाई हम इस सभा का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तो एक अलग देश बनाएंगे। वही पाकिस्तान वाला सिस्टम है यहाँ भी, जैसे जिन्ना ने उसका बहिष्कार किया था कि हम पाकिस्तान नाम पे एक अलग से राष्ट्र बनाएंगे, वहाँ की अलग संविधान सभा होगी, वहाँ का अलग संविधान होगा। ठीक उसी प्रकार से यूँ कहें कि एक ऐसी रियासत भी भारत के अंदर थी जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, वो रियासत थी हैदराबाद रियासत, ठीक है। हैदराबाद रियासत ने हैदराबाद रियासत ने भारत की जो संविधान सभा बनी थी उसमें हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद देखिए, अब देखिए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ है, ठीक है, या यूँ कहें 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ, देश को अंग्रेजों की जो गुलामी थी उससे छुटकारा तो मिला, लेकिन वो 2 टुकड़ों में मिला, एक तरफ पाकिस्तान बन गया, एक तरफ हिंदुस्तान रह गया, ठीक है। 2 विभाजन हो गया, भारत जो अखंड भारत था उसके खंड हो गए, 2 खंड बन गए। कौन कौन से खंड? एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। अब देखिए 15 अगस्त 1947 से पहले, या यूँ कहें कि इंडिया पाक डिवीजन से पहले, भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले, हमने कुल सदस्य जो भारत की जो टोटल एरिया था, भारत का जो टोटल एरिया था उसके हिसाब से, टोटल जनसंख्या थी उसके हिसाब से हमने टोटल सदस्य 389 काउंट किए थे। ध्यान है आपको, 389 थे, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296 थे और रियासतों से 93 थे, ठीक है। अब क्या होगा? अब भारत टूट चुका है, भारत में से भूमि का एक टुकड़ा पाकिस्तान के रूप में, एक अलग राष्ट्र के रूप में अलग जा चुका है। इसका मतलब जनसंख्या भी अलग जा चुकी है, क्षेत्र भी अलग जा चुका है। तो सीधी सी बात है, जब तो क्या 389 सीटें अब रहेंगी? सीटों की संख्या जाहिर तौर पर घटेगी, तो सीटों की संख्या क्या होगा? तो इसका मतलब अब जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया आज़ादी के बाद में, हमने देखा था कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की थी, और उस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत पाकिस्तान विभाजन, ठीक है। 3 जून 1947 को पेश की। बात समझ आई आपको? अब देखिए, संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। पुनर्गठन क्यों होगा? गठन तो हमने संविधान सभा पहले ही कर ली, हमने पहले पूरा प्रारूप बना लिया कि भाई 389 सदस्य होंगे, ब्रिटिश भारत से जो सदस्य होंगे 296 होंगे, देसी रियासतों से जो सदस्य होंगे वो
93 होंगे, 93 होंगे। लेकिन जब पाकिस्तान वहाँ अलग हो गया, पाकिस्तान के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म हो गया, अलग हो गया, तो अब हमें वापस से हमें रीऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, हमें पुनर्गठन करना पड़ेगा। हमें जो जनसंख्या वहाँ जा चुकी है उस जनसंख्या आंकड़ा लगाएंगे। सपोज करो टोटल भारत पाकिस्तान की जनसंख्या उस समय जब भारत पाकिस्तान एक था, उस समय सपोज करो जनसंख्या हम ये माने 50 लाख थी। अब 50 लाख में से 20 लाख जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई, तो जो 20 लाख जनसंख्या गई है पाकिस्तान में, तो उस अब हमारे पास कितने बचे? 30 लाख। तो उस 30 लाख के हिसाब से हमें दोबारा से गठन करना पड़ेगा संविधान सभा का कि भी कितने सदस्य होने चाहिए। सीधी सी बात, जब भी कोई भी चीज़ है, जब कोई चीज़ टूट जाती है तो हमें उसको वापस से अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब देखिए, तो उसके बाद में क्या होता है, संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। कब किया? 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1947 को। और 31 अक्टूबर 1947, ठीक है, और देश आज़ाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। और 31 अक्टूबर 1947 को हमने संविधान सभा का पुनर्गठन भी किया है। एक बात आप और याद रखेंगे, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस भी होता है, ठीक है, जिसको लौह पुरुष हम बोलते हैं। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, संविधान में बहुत बड़ा योगदान है उनका। बहुत सारी रियासतों को एक करने के लिए आज जो भी हम अखंड भारत देख रहे हैं, उस अखंड भारत के बहुत सारे खंड होते हैं, लेकिन जो भारत को जोड़ा है, ठीक है, वो मुख्य श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जाता है। देखिए, तो जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, सीटों को वापस से हमने ऑर्गेनाइज किया, सीटों को वापस से हमने गठित किया दोबारा, तो हमारे पास अब सीट बची 299। 299 सीटें ब्रिटिश इंडिया की सीटें कितनी होंगी? 229, और 70 सीटें यहाँ की होंगी देसी रियासतों की होंगी। तो ये सारी बातें हमने इसमें अभी पढ़ी। चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए, इसके बाद में अब हम पढ़ते हैं हम लोग कि संविधान सभा की कुछ समितियां थी। देखिए, संविधान का कोई एक कार्य नहीं था, संविधान के बहुत सारे कार्य थे। संविधान के बहुत सारे मामलों के ऊपर, भारत एक विविधताओं का देश है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, भारत में बहुत सारी जातियां जनजातियां हैं। कहने का तात्पर्य भारत एक विविधताओं, भारत में अनेक तरह तरह की चीज़ें हैं। अब उन तरह तरह की चीज़ों को एक ही देश के अंदर समायोजित करना, एक ही देश के अंदर रखना बड़ा मुश्किल काम था। और मुश्किल काम करने के लिए हम कहते हैं कि अगर हम वर्क डिवीजन कि हमने कार्य को बांट दिया, ठीक है। मान के चलो आप किसी क्लास में पढ़ते हो, एक क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं और कुछ हमें काम करना है, तो हो सकता है 5-5, 6-6 बच्चों का ग्रुप बनाते हुए, ठीक है, 20 बच्चे हैं, 5-5 बच्चों का मैंने ग्रुप बना दिया, 4 ग्रुप बन गए, और चारों को मैंने चारों काम बांट दिए। इसी प्रकार से संविधान के अंदर कुछ समितियां बनाई गई जिनके कार्य थे अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी सिफारिशें पेश करना, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना, कब किस जगह पर क्या नियम बनना चाहिए, क्या कानून बनना चाहिए, क्या अधिकार होने चाहिए लोगों को, वो सारी चीज़ें इसमें समितियों के ये कार्य थे। तो वैसे बहुत सारी संविधान की समितियां थी, बहुत सारी कमेटीज थी, वो सारी हमें नहीं पढ़नी है। तो प्रमुख जो समितियां थी वो तो थी 8, और अन्य जो थी वो छोटी छोटी बहुत सारी समितियां थी, छोटे छोटे उनके काम थे, छोटी छोटी बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, कुछ उप समितियां बनी हुई थी। तो मेरी जो 8 समितियां हैं उनके बारे में हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ली जाए, तो उसके बारे में हम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, इनको कैसे याद करेंगे। एक है संघ शक्ति समिति, एक संघीय संविधान समिति, एक है राज्यों के लिए समिति। राज्यों की जो समिति है वो राज्यों से समझौता करने के लिए थी। इन तीनों समितियों का, ये जो तीनों समिति मैंने बताई है, ये वाली भी और ये वाली, तीनों समितियों के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन तीनों जो समिति थी इनके वो अध्यक्ष थे। अब ये कुछ शब्द आपको जरूर कंफ्यूज कर रहे होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। ये संघ जो शब्द आया है, संघ क्या है, संघ शक्ति समिति क्या है, अभी के लिए आप इन चीज़ों पे गौर मत कीजिए। जब हम अनुच्छेद पढ़ना शुरू करेंगे, अनुच्छेद के अंतर्गत हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, इस संघ का मतलब क्या है। अभी के लिए जस्ट आप एक फैक्चुअल फैक्ट्स आप याद कर लीजिए ये चीज़ें, तब मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करके बताऊंगा। अगर यहाँ डिफाइन करने बैठे तो बहुत सारा समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, वो फिर अपने काम के बाहर से ले जाएगी, ठीक है। देखिए, संघ शक्ति समिति, अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
संघीय संविधान समिति अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता करने के लिए राज्यों की समिति बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बेसिकली संघ का मतलब बताऊं, संघ का मतलब है एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे राज्य आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि भारत एक संघ है, भारत एक संघ है और उस संघ में 28 राज्य हैं टोटल, ठीक है। भारत एक संघ है, संघ में कितने राज्य हैं? 28। तो 28 राज्यों का समूह अपने आप में एक संघ है। तो संघ, भाई संघ की क्या क्या शक्तियां होंगी, उसकी समिति। संघीय संविधान, उस संघ के लिए संविधान में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसकी समिति। अब संघ के अंतर्गत क्या आ रहा है? संघ के अंतर्गत राज्य हैं, बहुत सारे राज्य जो है संघ के अंतर्गत आए हुए हैं, और वो सारे राज्य क्या है, वो भी संघ के अंतर्गत आए हैं। तो ये राज्यों की जो समिति होगी, जो कमेटी बनेगी, वो भी बेसिकली वो भी जो समिति बनी है राज्यों के लिए, वो राज्यों से समझौता करने के लिए। सारे राज्य तैयार नहीं थे, सारे के सारे राज्य तैयार नहीं थे कि सारे राज्य बिल्कुल तैयार हों। कुछ राज्य ऐसे भी थे जो बहिष्कार, जैसे मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग उस समय पे एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। ऐसी, जैसे मैंने कहा, हैदराबाद रियासत ने संविधान में भाग नहीं लिया। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे जो मना। देखो, जम्मू कश्मीर का मुद्दा आज तक भी नहीं सॉल्व हो पाया है। अभी कुछ टाइम पहले ही उसका हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि पूर्णतः सॉल्यूशन उसका अभी भी नहीं हुआ है। 370 धारा 370 का मामला अभी भी चला हुआ है। तो कहने का तात्पर्य राज्यों से समझौता करना पड़ा कि भाई आप आओ, भारत देश में मिलो, ठीक है, भारत देश का हिस्सा बनो। तो उसके लिए जो समिति बनी थी समझौता करने के लिए, उनको लोभ लालच दिया गया, राजाओं को लोभ लालच दिया गया था, पैसे दिए गए थे कि आपको हम पर मंथ इतना देंगे, आप जो राजा वाला जो सिस्टम है, राजतंत्र को खत्म करो, लोकतंत्र में आओ, ठीक है। तो ये तीनों जो समितियां हैं, कौन सी? संघ शक्ति समिति, दूसरे नंबर की संघीय संविधान समिति, तीसरी राज्यों के लिए समिति। ये तीनों जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, उसके बाद में अगली समिति आती है मौलिक अधिकार समिति। लोगों के मौलिक अधिकार क्या होने चाहिए, लोगों के अधिकार क्या होने चाहिए, कौन कौन से अधिकार लोगों को मिलने चाहिए। जैसे आज हमें बोलने का अधिकार है, हमें भारत देश में कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, ठीक है। हमें सजा संबंधी, अगर हमें कोई सजा होती है तो उससे संबंधित हमें वकील करने का अधिकार है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमें अधिकार है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो वो सारे जो मौलिक, जो मूल अधिकार हमें मिले हुए हैं, उनके लिए भाई कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, संविधान में जिक्र हो रहा है। अब संविधान में लिखा हुआ है सारा कुछ। अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम भारत को छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए थे, वो कहते हैं भाई हमारा जन्म यहाँ हुआ है, हमारी मातृभूमि ये भारत देश है, हम भारत देश में ही रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। तो उनके लिए भी ये कहा गया भाई अब इनकी संख्या कम हो चुकी है, क्योंकि बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय जो है वो तो पाकिस्तान में शिफ्ट हो चुका है। तो उनके लिए कुछ अधिकार, उनके लिए कुछ छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जनजाति, जनजातियों का शोषण बहुत पिछले हमारे समाज में, ये कहूँ कि शोषण पहले से होता हुआ आया है कहीं ना कहीं। तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक समिति बनाई गई, ठीक है। एक प्रांतीय संविधान समिति, भाई हर एक प्रांत के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, प्रांतों के पास क्या क्या शक्तियां होंगी। प्रांत मतलब जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आज के टाइम पे प्रांत है ये संविधान। तो इनके लिए, तो इन दोनों समितियों के लिए जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 5 समितियों के नाम याद हुए, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। तीनों के अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 3 हो गए, 2, एक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए, ठीक है। उनको मूल अधिकार दिलवाना है, उनको अधिकार दिलवाना है, ठीक है। तो अधिकार संबंधी समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरी प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों में संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, कि भाई जो हम संविधान बना रहे हैं, या संविधान का हम जो निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए, किस किस तरीके से नियम बनने चाहिए। या फिर यूँ कहें, जो हमने संविधान के अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून जो बनाए हैं, उनका संचालन किस प्रकार से होना चाहिए, उनको हम किस प्रकार से हमें वो लागू करने हैं, किस प्रकार से उनकी क्रियाविधि होगी। वो दोनों समिति, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, दोनों के ही अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देखो वो यार 3 के पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद में जो 2 बची हैं वो प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, दोनों की अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
लास्ट में एक समिति बचती है प्रारूप समिति, दैट इज लास्ट नॉट द लीस्ट। ठीक है, ये जो प्रारूप समिति है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति है। इसके बारे में हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो प्रारूप समिति दिखाई देगी, इसके अध्यक्ष का नाम मैं बता दूं, आपको पता होगा, सभी बच्चों को ये रटी हुई चीजें होती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में बेसिकली बताता हूँ, प्रारूप का मतलब है फॉर्मेट बनाना, कैसा बनेगा, क्या होगा, वो प्रारूप जो समिति है उसका काम होगा। अब देखिए, हमने समिति के बारे में चर्चा शुरू की थी। हमने 8 टोटल समितियां पढ़ी, छोटी छोटी अन्य समितियां भी थी, उनके बारे में ज़्यादा विस्तार से कुछ नहीं पढ़ना है, बस जानना है कि टोटल समितियां 8 थी। हमने उनके बारे में पता किया। हमने कहा इनमें से सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण समिति है वो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और हमें उसकी एक एक चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रारूप समिति के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक प्रारूप समिति है अभी का, ठीक है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अलग रह गया। अब हमने कहा कि अब हमने विचार किया कि अब हमें, अब पाकिस्तान वाली एक टेंशन थी, पाकिस्तान एक्चुअल में तो उसी बड़ी टेंशन थी, ठीक है। जब वो टेंशन मिट गई, वो टेंशन मिटने के बाद में हमने फिर चर्चा किया अब हमें अपना प्रॉपर फॉर्मेट बनाना चाहिए, क्योंकि बार बार मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं, मुस्लिम लीग और जिन्ना जो है कहीं ना कहीं वो अड़चन पैदा कर रहे थे। कभी संविधान सभा का बहिष्कार कर रहे थे, कभी संविधान सभा से वो हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो एक संविधान सभा कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही थी। तो 29 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को, उसके जस्ट 14 दिन बाद 29 अगस्त को संविधान सभा ने ये घोषणा की कि भाई हम एक प्रारूप समिति गठन करते हैं जो फॉर्मेट तैयार करेगी, किस फॉर्मेट में संविधान बनना चाहिए, किस फॉर्मेट के अंदर संविधान का निर्माण होना चाहिए। अब उसके लिए हमें एक ऐसे विधि के जानकार आदमी की हमें जरूरत पड़ेगी जो चीज़ों को, कानून को, विधि निर्माण की प्रक्रिया को, सारी चीज़ों को बारीकी से जानता हो। और मुझे लगता है कि इसमें अगर ये सारे खूबी हमें किसी एक आदमी के अंदर देखनी है तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसका अध्यक्ष बनाया हमने, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो ये प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उसके बाद में देखिए टोटल कितने सदस्य हैं इसमें? 7 सदस्य है। अब अक्सर समस्या होती है ये नाम याद कैसे करेंगे। देखो, नाम याद करने का सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बेहतर लगे। 7 सदस्य याद करने हैं। एक तो याद हो ही गया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसको साइड में करना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो अध्यक्ष हैं। बच्चे कितने सदस्य हैं? 6। अब 6 सदस्यों के नाम याद करने की सबसे बेस्ट तरीका है आप भगवान श्री कृष्ण का नाम याद रखें और उसकी जो पर्यायवाची शब्द हैं, भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, कृष्णा भी कहते हैं, माधव भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, वो सारे नाम याद रखने आपको आसानी से। पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद में एन गोपाल स्वामी अयंगार। गोपाल शब्द है कृष्ण का ही पर्यायवाची है, कृष्ण का ही एक उपनाम है। दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वापस से कृष्ण नाम आया। अगला नाम डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, के एम मुंशी नाम सुना है, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी। उसके बाद में एन माधव राव, ठीक है, एन माधव राव। माधव भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। ये एन माधव राव एक्चुअल में BL मित्र की जगह आए थे। BL मित्र इससे पहले प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने के कारण वो समर्थ नहीं थे कि प्रारूप समिति में अपने योगदान को आगे जारी रख सकें। इस वजह से एन माधव राव को लाया गया कि भाई चलो कोई बात नहीं, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी आजकल, ठीक है, बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस वजह से एन माधव राव को लेके आए हम। उसके बाद VT कृष्णमाचारी, ये राजस्थान से थे। DP खेतान की जगह, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। DP खेतान क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इस वजह से हमें इनको लाना पड़ा। किसको? VT कृष्णमाचारी को, ठीक है। देखो, एक नाम मैं याद करने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहला नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक नाम याद हो गया। उसके बाद बाकी के 5 नाम ऐसे याद करने हैं तो भगवान श्री कृष्ण, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का रोल आएगा। क्या आएगा? भगवान श्री कृष्ण का रोल, उन्हीं के नाम रहेंगे। पहला नाम क्या याद करेंगे? पहला नाम हमने याद किया एक हमने नाम याद किया
एक सबसे वेरी फर्स्ट, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक हो गया। 6 याद करने हैं बाकी की, अभी टोटल 6 नाम हमें याद करने हैं। 6 नाम में से मैं कह रहा हूँ 5 नाम आपको भगवान श्री कृष्ण के नाम पे याद हो जाएंगे। कैसे नाम याद होंगे? पहला नाम देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगार, एक नाम याद हुआ, एक नाम याद हुआ, एन गोपाल स्वामी अयंगार, ठीक है। दूसरा कृष्ण स्वामी अय्यर, 2। तीसरा नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कन्हैया शब्द आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला एन माधवराव, माधव शब्द पे गौर कीजिए आप, ठीक है, बेलपति जगह पे लाए गए थे इनको, ठीक है, एन माधवराव। लास्ट में वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, वो भी कहाँ है, क्या है, भगवान श्री कृष्ण के नाम से उनका भी नाम आया है। इतनी बात समझ आई। लास्ट एक नाम बच जाता है, वो भी आसानी से आ जाएगा क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से थे, ठीक है। कई आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा जो थी वो हिंदुओं की सभा थी, लेकिन आपको संविधान की खूबसूरती, आपको लोकतंत्र की खूबसूरती आपको इस बात से पता लगेगी कि जो प्रारूप, इतना बड़ा जो फॉर्मेट तैयार हो रहा है, उस फॉर्मेट को बनाने में भी कहीं ना कहीं हमने मुस्लिमों को भी शामिल किया है, उसमें मुस्लिमों को भी बराबर का प्रतिनिधित्व दिया है। तो लास्ट नाम जो आता है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये जो थे एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के अंतर्गत थे। टोटल 7 सदस्य और एकमात्र मुस्लिम सदस्य सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ठीक है। बात समझ आई आपको? अब देखिए 7 नाम याद हो गए, आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे आपको याद हो जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। उसके बाद में देखते हैं इस समिति ने संविधान का फॉर्मेट बनाया, इस फॉर्मेट में हम काम करेंगे, इस रूप में हम इसको मौलिक अधिकार रखेंगे, यहाँ पर हम अपने मूल कर्तव्य रखेंगे, यहाँ पर हम अपने जो है संसद की प्रक्रिया क्या होगी उसको रखेंगे, यहाँ पर हम राज्य सरकारों के अधिकार रखेंगे, यहाँ पर हम राष्ट्रपति रखेंगे। सारी जो प्रक्रिया जो फॉर्मेट बनाया वो किसने बनाया? प्रारूप समिति ने। अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है बात? उसके बाद में देखिए इस समिति ने 4 नवंबर 1948 को फाइनली अपना पूरा फॉर्मेट बना करके पेश किया। कहाँ? संविधान सभा के अंतर्गत, ठीक है। वो लेकर के आए कि भाई ये लो, हमने ये फॉर्मेट बनाया है, इस फॉर्मेट को आप देखो। उसको पेश किया कब? 4 नवंबर 1948 को। उसके बाद में संविधान, अब संविधान ऑलमोस्ट जो है संविधान मुख्यतः बन करके तैयार था। अब आगे क्या? अब संविधान पे, इस संविधान जो बन चुका है उसको हम देखिए इसमें क्या कमियां रही हैं, क्या इसके अंदर हमें सुधार करना है, क्या इसके अंदर हमें इसमें बदलाव करना है, वो सारी चीजें का हम संविधान का वाचन करें, संविधान को पढ़ के देखेंगे। सभा के सामने हम संविधान को पढ़ेंगे, ठीक है। मान चलो हम कुछ नई चीज लिख करके लेकर आए तो हम क्लास में जाकर उसको सुनाते हैं कि भाई मैंने ये चीज, हम पेश करते हैं किसी चीज को, भाई ये है। तो उसमें हो सकता है हमारे जो टीचर होते हैं वो उसमें सुधार करवाते हैं कि आपकी इस जगह पर गलती है या इस चीज को आप सुधारो, इस लाइन को पहले लिखो। तो जो उसमें संशोधन होने, जो उसमें बदलाव होने हैं, वो बदलाव तब होंगे जब हमें पता होगा कि उसमें लिखा क्या है। और पता कब होगा? जब संविधान को पढ़ा जाएगा, संविधान का वाचन किया जाएगा। तो संविधान के वाचन के 3 फेज में संविधान का वाचन हुआ। प्रथम फेज जो था, प्रथम चरण जो था 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948, 5 दिन का ये समय था। 5 दिन के लिए टोटल हमने संविधान को पढ़ा। सेकंड फेज में 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। अब आपको पता लगेगा लगभग 11 माह, क्योंकि इस वाले फेज में हमने, इस वाले चरण के अंतर्गत हमने संविधान पर खंडवार चर्चा की थी। एक टुकड़े को पढ़ा था हमने ढंग से, क्या क्या संशोधन होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, सारा कुछ हमने ढंग से देखा उसमें। जब हम किसी चीज को डीपली पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, उसके अंदर बदलाव की भी हम सिफारिश करेंगे, उस टाइम तो लगेगा, सीधी सी बात है। अगला चरण कहां से कहां तक है? तीसरा जो चरण है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक है। और ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, ये आपको ढंग से याद हो जानी चाहिए। इसको हम अभी पढ़ते हैं, विधि दिवस के रूप में मनाते हैं, विधि दिवस, क्योंकि इस दिन संविधान बन करके तैयार हो गया था। इस दिन लागू नहीं किया, संविधान बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। संविधान, और हमने लगभग 15 अनुच्छेद हमने आज के दिन इसमें लागू कर दिए थे, ठीक है। तो इस दिन बन करके पूरा तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसको बाद में लागू किया। हमने इसको लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया, ठीक है। आप ये कहेंगे कि बन तो गया 26 नवंबर को, ठीक है, लेकिन ये 2 महीने वेट करने की क्या जरूरत है? जब बन ही अभी गया तो इसको अभी लागू कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है?
इसको अभी लागू नहीं किया। उसके पीछे कारण है, मैंने लास्ट वीडियो में भी चर्चा की थी। इसको लागू अभी नहीं किया गया। लागू नहीं करने के पीछे कारण ये था कि नहीं करने के पीछे कारण ये था, लाहौर अधिवेशन चल रहा था पाकिस्तान के अंतर्गत। उसके जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस का अधिवेशन चलता था, कांग्रेस की सभाएं होती थी, तो एक अधिवेशन लाहौर में हुआ और उस लाहौर वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां उस अधिवेशन में ये कहा कि अगले महीने के लास्ट संडे को हम पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाएंगे। पूर्ण स्वराज्य पूरी तरीके से हमारा राज्य है, हम स्वतंत्र हैं, एक प्रकार का हम एक अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अब ध्यान करो, ये जो अधिवेशन चल रहा था, ये अधिवेशन चल रहा था दिसंबर में, दिसंबर 1929 में। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने कि अगले महीने के लास्ट संडे को, तो अगला महीना दिसंबर के बाद कौन सा आएगा? जनवरी। और जनवरी भी कौन से साल की? 1930 की। तो 1930 की जनवरी और उसका भी लास्ट संडे, इस जनवरी का भी लास्ट संडे, और वो लास्ट संडे कब आया? वो आया 26 जनवरी को। तब से लेकर के 1930 के उस 26 जनवरी को हमने अपना आज़ादी का दिवस मनाना शुरू हुआ। अब 1930 में मनाया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी 31 में 32 में हम हर साल इसको अपना आज़ादी का दिवस मनाते रहे, ठीक है। और हमें जो आज़ादी एक्चुअल में मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। अब बात यह थी कि जब आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली, आप इसको क्यों मनाएं? तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, हमने उस समय भी कहा था कि हमें 26 जनवरी को ही आज़ादी दी जाए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को अपने लिए लकी डेट मानते थे, इसलिए उन्होंने, उसका कारण ये था कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त के दिन जापान के ऊपर जीत हासिल की थी, ठीक है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन सेना में अधिकारी थे, ठीक है। तो वो 15 अगस्त को अपने लिए लकी डेट मानते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, 15 अगस्त मेरे लिए लकी डेट है, मैं 15 अगस्त को नहीं, आपको आज 15 अगस्त को मैं इस वाली डेट को नहीं डाल सकता, इसलिए 15 अगस्त को ही आप आज़ाद हो जाओ, 15 अगस्त को ही आपको स्वतंत्रता देते हैं, हम अपना जो प्रभुत्व है, अपनी जो आपके ऊपर जो हमारी लगाम है उसको हम समेटते हैं, उसको हम अलग करते हैं। कुल मिला के 15 अगस्त को आज़ादी दी। लेकिन 26 जनवरी की टसल, 26 जनवरी वाला टसल हमारे मन में कहीं ना कहीं अभी भी रहा कि 26 जनवरी वाली जो डेट है ना, वो हमारे लिए, हमने इतने सालों तक, लगभग हमने 40-50 सालों तक, लगभग हमने 20-30 सालों तक, 1947 तक, 30 से लेकर के 47 तक, लगभग 17-18 साल तक का जो टाइम आ रहा है, ये 17-18-20 जो भी है, व्हाटएवर टाइम, जो टाइम आ रहा है, उस टाइम को हमने आज़ादी का दिवस मनाया, ठीक है। आज़ादी का हमने दिवस मनाया, तो क्यों ना हम आज़ादी का दिवस उसी समय मनाएं, ठीक है। तो लेकिन माउंटबेटन नहीं माने, माउंटबेटन ने कहा नहीं, 15 अगस्त को ही आपको आज़ादी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसके लिए लकी डेट थी। अब हमारी डेट क्या हो? हमारी लकी डेट कौन सी है? 26 जनवरी। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, 15 अगस्त, ये 26 जनवरी को हम आज़ादी का दिवस नहीं बना सकते, लेकिन अपने संविधान को लागू कर सकते हैं, इसलिए हमने 26 जनवरी 1949 को लागू नहीं किया। हमने 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया, 26 जनवरी 1950 को अपना जो ये लागू किया संविधान, जो गणतंत्र दिवस, हमने इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। कितनी बात समझ में आई आपको? आप, मैं साइड हो जाता हूँ, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए, कुछ विशेष बातें बच जाती हैं संविधान के बारे में, जो फैक्चुअल बेस की हैं, ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। सबसे पहली बात है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं। टोटल सदस्य संविधान सभा में 299 थे, 299 सदस्यों में से 284 जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब कई बार प्रश्न ये उठता है कि जब हैं 299 तो 284 लोगों ने क्यों किए? क्योंकि उस समय संविधान सभा में जिस दिन 26 नवंबर को लास्ट में संविधान पारित हुआ था, मुख्य बनकर तैयार हुआ था, उस समय 284 सदस्य उस समय संविधान सभा में उपस्थित थे। इस वजह से आउट ऑफ 299 सिग्नेचर जो किए थे, 284 लोगों ने उस समय सिग्नेचर किए थे इस पर। तो अब ये कुछ चीज़ें हैं जो विशेष तौर पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक बी.एन. राव नाम जो है वो क्या थे? वो संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के एक्चुअल में सदस्य नहीं थे, लेकिन एक कानूनी सलाहकार थे, ठीक है। दूसरा, H.B.R. आयंगर, वो संविधान सभा के सचिव थे,
क्योंकि हमने नॉर्मली इनका नाम हम अधिकतर नहीं पढ़ते हैं, इसलिए इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक एल.एन. मुखर्जी, ये मुख्य प्रारूपकार थे। अब वो क्या है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो और पूछते हैं कि मुख्य प्रारूप, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का या जो 7 सदस्य थे उनका नाम जरूर डालेगा, और हमने वो रट्टे लगा रखे तो हम तुरंत वो नाम लेकर उनमें से टिक कर देंगे कि ये कोई होगा। लेकिन एक्चुअल में मुख्य प्रारूप का जो चीफ ड्राफ्टमैन थे वो एल.एन. मुखर्जी थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये सुलेखक थे जिन्होंने अपने हस्तलेखन से उसको लिखा था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी संविधान के बारे में। अंततः संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इस दिन लागू नहीं किया, लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। कारण मैंने बता दिया, क्योंकि 1929 के लाहौर के अधिवेशन में दिसंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि अगले महीने के लास्ट संडे को हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। इस वजह से हमने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। तो ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी है संविधान सभा के बारे में। हमने पता है कि जब टोटल जो सीट हुई थी लगभग 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। ये छोटी छोटी बातें जो एक स्ट्रक्चर बेस पर हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो हुआ अपना यहाँ तक संविधान सभा के बारे में कंप्लीट होता है। संविधान सभा कंप्लीट होने के बाद में एक छोटी सी चीज़ इसमें बचती है, संविधान सभा की आलोचना। कि संविधान सभा की आलोचना किस किस तरीके से की गई है, किस किस तरीके से संविधान सभा को गलत ठहराया गया, किन किन तथ्यों के आधार पर संविधान सभा को गलत ठहराया गया, इसकी बात करते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने इसमें लिखे हैं, इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान सभा को किस किस तौर पर किस किस तरीके से गलत ठहराया गया है। देखिए, एक इसमें लिखा हुआ है संप्रभुता का अभाव, और जहां तक मेरा ये मानना है कि ये बात काफी हद तक ठीक भी है। संप्रभुता का अभाव था। सबसे पहले जो संप्रभुता मैंने यहाँ शब्द लिखा है, संप्रभु शब्द का मतलब क्या होता है? संप्रभु शब्द का अर्थ जानिए। संप्रभु शब्द का मतलब है कि एक ऐसी चीज जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी राज्य का, किसी बाहरी देश का, किसी का कोई दबाव ना हो, जो अपने आप में बिल्कुल आजाद हो, वो संप्रभु है। हमने कहा संप्रभुता का अभाव था, तो क्या जो हमारी संविधान सभा थी वो किसी के दबाव में काम करी थी, या यूं कहें कि उसके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष या किसी राष्ट्र विशेष का दबाव था? तो हम ये कह सकते हैं, हम तो जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसके बहुत सारे आयाम, उसके बहुत सारी जो बिंदु हैं वो ब्रिटिश संविधान से लिए हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश हमारे ऊपर पहले शासन करते थे और वही शासन अब तक भी चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी कहीं ना कहीं ये इस बात को हम सही ठहराना चाहिए, संप्रभुता का अभाव था, क्योंकि हमारे ऊपर हम पूरी तरीके से उस समय स्वतंत्र नहीं थे। ठीक है, हालांकि देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन फिर भी हम यूँ कहीं ना कहीं ब्रिटिश संविधान का या ब्रिटिश लोगों का प्रभाव उसके ऊपर था। अगला पॉइंट है कांग्रेस का बोलबाला। ये बिल्कुल ठीक बात है, कांग्रेस का बोलबाला था। मैंने बताया था आपको, जो कांग्रेस की टोटल 208 सीटें आई थी, 208 सीटें, 299 में से 208 सीटें कांग्रेस की थी। और हमने कहा था कि जो 7 स्वतंत्र सीटें थी उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया था, किसको? कांग्रेस को। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पक्ष में 215 सीटें थी। ठीक है, सारी का उस समय दरअसल क्या था, उस समय कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में थी, और जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सारे अधिवेशन कर रही है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही, जाहिर सी बात है उसी के जो लोग होंगे वो संविधान सभा का हिस्सा होंगे। वकीलों का प्रभाव था, बिल्कुल था। कैसे था? संविधान सभा के अंतर्गत मोस्टली बहुत सारे ऐसे थे जो पेशेवर वकील थे, पेशे से वो वकील थे, और इसका यही कारण है कि जो भाषा की जटिलता है, वकीलों का प्रभाव मतलब जो भाषा की जटिलता है, भाषा की जटिलता, जो कठिन भाषा संविधान की, वो भी इसी वजह से है, वकीलों की वजह से, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों का बहुत प्रभाव था। ठीक है, हिंदुओं का प्रभुत्व, विंस्टन चर्चिल ने तो कहा है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो संविधान सभा बनी है, संविधान जो सभा बनी है उसके बारे में तो एक कथन था कि ये एक ऐसा विवाह है
जिसकी दुल्हन ही गायब है। दुल्हन का मतलब था मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर चुकी थी संविधान सभा का कि हम संविधान सभा में हिस्सा नहीं लेंगे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि ये ऐसी सभा है जिसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है, ठीक है। और मैं इस बात को आपको इस पॉइंट से समझाने का प्रयास करूंगा, हिंदू वाली बात को, कि लगभग 163 सीट जो थी वो हिंदुओं ने जीती थी, लगभग 163 सीट्स, ठीक है। 163 सीट किसकी थी? लगभग 163 सीट किसकी थी? हिंदुओं की। ये हिंदू थी, हिंदू धर्म से लोग संबंधित थे। 80 सीट जो थी वो मुस्लिम, ठीक है, 80 सीटें मुस्लिम। अनुसूचित जनजाति की सीटें कितनी थी? 31, 31 सीट्स। ये मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको डाटा दिया है कि इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं 163, टोटल कितनी है? 299। 299 में से आप 163 सीट अगर अपने पास में है, इसका मतलब ये आप लगाओ कि हाँ, बहुमत तो हिंदुओं के पास है, तो ये हिंदुओं का प्रभुत्व था, ठीक है। समय की बर्बादी। कुछ विद्वान, कुछ संवैधानिक इतिहासकार जो हैं वो ये मानते हैं कि भारत के संविधान बनने में बहुत ज़्यादा समय इन्होंने खर्च किया था। हमें पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय टोटल इन्होंने लिया था किसमें? संविधान को बनाने में। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि इसमें समय बहुत ज़्यादा खर्च हुआ था। इसके विपरीत हम बात करें, अमेरिका का जो संविधान है, यूएसए का संविधान मात्र 4 माह में बनकर तैयार हो गया था। तो अगर इससे हम कंपैरिजन करें तो जाहिर सी बात है कि समय बहुत ज़्यादा लगा है। वो एक अलग मैटर है। वैसे यूएसए के अपने कुछ अलग हालात हैं, हमारे देश के अलग हालात थे। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय परिस्थितियाँ बहुत विपरीत थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ पॉइंट हैं जिनकी जो संविधान सभा की आलोचना के अंतर्गत ये पॉइंट्स हम इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो इसी के साथ अपना जो ये संविधान सभा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये आप इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं।